राजस्थान की हल्दी घाटी की ओर से शौर्य की राजधानी इस प्रांगण को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। हम लोगों से कहा जा रहा है कि हम वीर रस की कविताएं पढ़ें और लिखें। सच मानिएगा, मुझे याद नहीं है कि किसी युद्ध स्थल पर कोई कवि सम्मेलन होता हो इस पूरी दुनिया में। यह पहला कवि सम्मेलन है जहां युद्ध जिस भूमि पर हुआ उस भूमि पर वीर रस के कवि कविताएं पढ़ रहे हैं। तो हम अपनी कविताएं नहीं पढ़ रहे, हम अपने आप को तीर्थ यात्रा का अनुभव कर रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूं। इससे बड़ा कागज क्या होगा? जिस जमीन पर हम यहां बैठे हैं वो कागज रही होगी जहां शौर्य की जमीन के ऊपर जब रक्त बहा होगा उस महारानी का या उन साधुओं का, तो उससे बड़ी शाही क्या बनी होगी अब तक। मैं ऐसे बड़े महाकाव्य को सामने खड़ा हूं तो उसे बहुत अपने विनत प्रणाम करता हूं। एक बार आप तालियां बजा दीजिएगा, उसके बाद मैं बजवा लूंगा, इतना मुझे भरोसा है। इन सब कवियों ने अपनी बातें कह दी हैं, जिन्हें जाना है। अब तक मैंने रोका है कि फला कवि पढ़ रहा है उसके बाद रुक जाए, ऐसा हो जाए। अब ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। अब आपका लोकल कवि आपके सामने कविता पढ़ रहा है। मैं 17-18 साल से आता रहा हूं पुरोहित जी यहाँ, और बिल्कुल मैं सच कहता हूं, इतनी बार तो मैंने अपने अलवर में कविताएं नहीं पढ़ी होंगी जितना मैंने यहाँ कविताएं पढ़ दी हैं। और इसलिए अच्छी बात यह है, पवैया जी मुझे एक दिन उन्होंने भावुकता में कहा था कि विनीत, मैं तुम्हें जितना मुन्ना को दर्जा देता हूं बस उतना ही वो दर्जा मैं तुम्हें देता हूं। मेरे लिए जिंदगी में इससे बड़ी कोई पद्मश्री नहीं है कि यदि मेरे बड़े भाई ने मुझे छोटे भाई के रूप में स्वीकार कर लिया तो ये मेरे लिए बड़ी यश धरोहर है। आइएगा, मैं अपनी बात शुरू करता हूं। 2 मिनट के अंदर मुझे इस पूरे लाल कुर्सियों से ताली बजवानी जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाती है। वो मैं कोशिश करूंगा कि वो हो जाए। कुछ बातें आदमी पवैया जी ने कही है, मुझे उन पर कलम चलानी है और मैंने चला भी दी है। जो विषय हुए नहीं है उन पर कुछ कहना है। एक नया स्वर इन दिनों पुरोहित जी उठाए कि हम असहिष्णु हो चले हैं। अब मुझे थोड़ा सा चेतना के साथ सुनिएगा। मैं दावा कर रहा हूं कि 2 मिनट में या तो जितनी कुर्सियां हैं या जितने लोग हैं वो हूटिंग में बदल देंगे इस पूरे पंडाल को, या तालियों के हजूम में मैं तब्दील कर दूंगा। मैं शौर्य की बड़ी राजधानी की बड़ी बेटी के चित्र के सामने यदि खड़ा हूं, राणा की हल्दी घाटी से मैं आता हूं, तो आपका सुनने का तेवर क्या हो, मेरा कहने का तेवर क्या हो। मैं शौर्य की कुछ कथाओं पर कहूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सुन लीजिएगा। हम असहिष्णु हो चले हैं, ये इन दिनों स्वर उठने लगे हैं। और ये बातें कही किसने हैं सर? माफ करिएगा सर, जो हिंदुस्तान परिंदों के लिए पानी रखता हो कुंडों में, जो चींटियों के लिए आटा डालता हो, हमारे घर पर कोई साधु आ जाए तो हम अपनी पलकों से उसके चरणों के रास्ते बुहार दें। यदि वो देश असहिष्णु है तो फिर दुनिया का कोई कंट्री सहिष्णु हो नहीं सकता। ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। हम असहिष्णु हैं। ये किन लोगों ने कहा? माफ करिए, मेरी भाषा को सुनिए, शायद कविता से ज्यादा कड़वी बात बोलने जा रहा हूं। 6ठी मंजिल के ऊपर बार बोतलों में बैठकर जिनकी हाथों में विस्की की बोतलें थी, जिनके सर अपनी प्रेमिकाओं की गोदों में पड़े हुए थे, वो फिल्म स्टार बोल रहे थे। जिनके नीचे 6 कमांडो जिनकी रक्षा कर रहे थे, मेरे गुस्से में मुझे आपका साथ चाहिए, वो बोल रहे थे हमारा दम घुटता है इस देश के अंदर। तो फिर हरामखोरो, तुम्हें रोका किसने था पड़ोसी देश में जाने के लिए? मुझे तालियां इससे ज्यादा इस बात पर चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे तमाम नेताओं से, ऐसे तमाम लोगों से, क्या उस हनुमान थप्पा का 35 फुट बर्फ के नीचे दम नहीं घुटा होगा जो 35 फुट बर्फ के अंदर 8 दिन तक दबा रहा? तुम हरामखोरों का दम घुटता है इस देश के अंदर। क्या बात है विनीत भाई, वाह वाह। वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा। हाँ, मुझे नहीं पता हनुमान थप्पा को ऊपर क्यों बुलाया गया। मेरी बात समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। विनीत चौहान कोई वीर रस का कवि नहीं है। मैं हर बार कहता हूं मैं बगावत का कवि हूं। मैं इस भीड़ में एक भी बागी तैयार कर दूं तो मेरा कविता कहना सार्थक है, तुम्हारा सुनना सार्थक है। जिस समय वो बेटा 35 फुट बर्फ के नीचे दबा हुआ था, ठीक उसी समय दिल्ली के जेएनयू के अंदर बगावत के नारे लग रहे थे, भारत मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। मैं इन दोनों बातों को जोड़ता हूं। बस ये 4 लाइन मुझे बता देंगे मुझे इस माइक पर कितनी देर खड़ा होना है। वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा। बिल्कुल नई कविता, मेरे सब दोस्त पहली बार सुन रहे हैं। अरे पवैया जी, पहली रचना आपको समर्पित कर रहा हूं मैं, और मुझे हिम्मत देना मैं इस साल लाल किले से पढ़ सकूं। हनुमान थप्पा को 4 प्रणाम कर रहा हूं। वो क्यों मर गया होगा आपने सोचा? 2 दिन बाद उसे मिलिट्री हॉस्पिटल में लाया गया। वो बर्फ के नीचे नहीं मरा, मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहे थे उसे, फिर कैसे मर गया? बस ये प्रश्न है मेरा। थोड़ा सा हाथों में चिंगारियां चाहिए, मुझे तालियां नहीं चाहिए। वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा। अच्छी लगे तो आपके हाथ खड़े हो जाएंगे, मैं दावा कर रहा हूं। वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा। सितारा टूटकर अंबर में कब का खो गया होगा। वो जीना चाहता होगा अभी भी देश की खातिर, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा। मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा। मगर गद्दारों को देखा तो हमने सो गया होगा। माफ कीजिएगा सर, मैं अभी 4 दिन पहले 6 दिन के लिए कश्मीर गया हुआ था।
मैंने जो हालात देखे, मुझे कहते हुए बहुत संकोच के साथ है, मैंने तिरंगे को जालियों के अंदर बंद देखा। यह हिंदुस्तान का पहला दृश्य था मेरे लिए। यदि हम आजाद भारत के अंदर तिरंगे तक को हमने जालियों में कैद कर दिया तो इस देश की तस्वीर क्या हो गई होगी। और माफ करिएगा, मैं जिस मंच पर खड़ा हूं जानता हूं मैं अच्छी तरह मैं कहां खड़ा हूं। हमने ये इलाज जेके में नहीं किया, मेरी भाषा समझिएगा, तो बीमारी जेएनयू तक चली आई। और क्या क्या इलाज नहीं किया, जरा सुनते जाए। मैं नई कविता को कह रहा हूं। हमारे कवि लोग कहते मैं बहुनी कर रहा हूं, माफ करिए मैं इस शब्द से परहेज करता हूं। यदि कविताएं भी पुरोहित जी बिकना शुरू हो गई तो फिर इबादत की चीज क्या बचेगी। मैं एक नया शब्द दे रहा हूं, मैं इस कविता का भूमि पूजन कर रहा हूं, आपसे आस्थाओं की अक्षत अपेक्षित कर रहा हूं कि तुमने कत्ले, हम असहिष्णु हैं, हमने क्या क्या नहीं सहा इस देश में। विनीत चौहान बोलना चाहता है कि तुमने कत्ले आम, कश्मीर से शुरू होता हूं और जेएनयू तक आता हूं। अब जरा नींद भगा के सुनिएगा, पड़ोसियों को जगा दीजिएगा। वो कि तुमने कत्ले आम मचाया लेकिन हम खामोश रहे। मैं कहना चाहता हूं, मेरे साथ जुड़ जाइएगा कि तुमने कत्ले आम मचाया लेकिन हम खामोश रहे। तुमने राष्ट्रगान ठुकराया लेकिन हम खामोश रहे। मैं एक भी जगह गलत बोलूं मुझे टोकिएगा, अच्छा लगे मेरा साथ दीजिएगा कि तुमने कत्ले आम मचाया लेकिन हम खामोश रहे। तुमने राष्ट्रगान ठुकराया लेकिन हम खामोश रहे। सेना पर पत्थर बरसाए हमने होठ नहीं खोले। सेना पर पत्थर बरसाए हमने होठ नहीं खोले। परदेसी झंडे फहराए हमने होठ नहीं खोले। लेकिन अब तो आग लगा दी कश्मीरी आजादी में और खुली ही जंग छेड़ दी भारत की बर्बादी में। तो फिर कान खोलकर सुन लो, मेरे साथ हुए मंच में और आप भी, तो फिर कान खोलकर सुन लो, जिन्ना की औलादो तुम और लाल झंडे के सुन लो सारे फर्जी प्यादो तुम। और मेरे इशारा समझे मैं कहां बोल रहा हूं। घर घर से अफजल निकलेगा तो उत्तर सुने, बुंदेलखंड की मिट्टी जवाब दे हिंदुस्तान के उन लोगों को जो कहते हैं घर घर से अफजल मिल जाएगा। तो फिर कान खोलकर सुन लो, जिन्ना की औलादो तुम और लाल झंडे के सुन लो सारे फर्जी प्यादो तुम। एक एक को चुन करके हम खींचेंगे मक्कारों को, अफजल वाली राह भेज देंगे सारे गद्दारों को। अफजल वाली राह भेज देंगे सारे गद्दारों को। अफजल वाली राह भेज देंगे सारे गद्दारों को। ये जो देशद्रोह का अड्डा जेएनयू में बना हुआ, ये आज की बीमारी नहीं है सर। धन्यवाद दीजिए आपके सरदार पटेल के दूसरे अवतार नरेंद्र मोदी को कि ऐसे सांपों को खींचना तो शुरू किया उसने कम से कम। लोग कहते कुछ हुआ नहीं है, ये 65 साल से बकवास चल रही थी। ये जो देशद्रोह का अड्डा जेएनयू में बना हुआ, ऐसा लगता आस्तीन का विषधर फनले तना हुआ। मेरी बात समझ जाए तो सूचना दीजिए, मैं कहां पढ़े लिखे लोगों के बीच बोल रहा हूं। 11 रुपये का खाना भी इनको रास नहीं आता। 11 रुपये का खाना भी इनको रास नहीं आया। गद्दारों को लगता है भारत का नमक नहीं आया। गद्दारों को लगता है भारत का नमक नहीं आया। जिंदाबाद पाक के नारे इस धरती पर लगते हैं और बगावत बंटवारे के ख्वाब यहां पर पलते हैं। आज कन्हैया मथुरा से आई हैं, मैंने सुना है कि कन्हैया ने तो नाग का मर्दन कर दिया था यमुना में। मेरा एक रूपक देखे पसंद आए तो कविता के लोग ताली उठाएंगे शायद। आज कन्हैया अलगावी नारों के साथ खड़ा है जी। आज कन्हैया अलगावी नारों के साथ खड़ा है जी। इसीलिए और आज कन्हैया अलगावी नारों के साथ खड़ा है जी। और हॉस्टल में बनकर जहरीला नाग पड़ा है जी। और हॉस्टल में बनकर जहरीला नाग पड़ा है जी। और हॉस्टल में बनकर 3-4 पार्टी के बड़े नेता गए थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो किस पार्टी के कितने बड़े नेता हैं, मैं नाम लेने की हिम्मत कर रहा हूं। आपकी तालियां ऐसी बजे उनकी कनपट्टी के पास उनकी नींद उठ जाए, मैं नाम लेने की हिम्मत कर रहा हूं। ये जो देशद्रोह का अड्डा, जो भी इनका साथ दे रहे, पार्टी के दुशाले उतारिए, कोई भी हो, मैं नाम लेने की हिम्मत करूं कि नींद उड़ जानी चाहिए कि देशभक्त लोग उन्हें धिक्कार रहे हैं। जो भी इनका साथ दे रहे भारत के अपराधी हैं, फिर चाहे वो येचुरी हो या फिर राहुल गांधी। जो भी इनका साथ दे रहे भारत के अपराधी हैं, फिर चाहे वो येचुरी हो या फिर राहुल गांधी हैं। जिनको जिस इनका मूल चरित्र सुनना, जिस थाली में खाते हैं ये छेद उसी में करते हैं। स्वर्ग सरी की धरती है पर मां कहने से डरते हैं। स्वर्ग सरी की धरती है ये, मां कहने से डरते हैं। आपकी तालियां कमजोर सी क्यों रही मुझे समझ में नहीं आ रहा। स्वर्ग सरी की धरती है पर मैं एक ही कसौटी जानता हूं, मेरा साथ दीजिएगा। स्वर्ग सरी की धरती है पर मां कहने से डरते हैं। जिनको भारत की धरती से, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं जो कहते हैं दम घुटता है। मैं इस मंच पर खड़ा होकर मैं तो जावेद अख्तर को सैल्यूट करना चाहता हूं, जिसने संसद के अंदर कम से कम 3 बार तो कहा कि मैं भारत माता की जय बोलना चाहता हूं। ऐसे राष्ट्रभक्त मुसलमान मुझे अच्छा लगता। और उन्हें बहुत स्पष्ट शब्द ओवैसी ने कहा कि मुझे
संविधान में कहीं नहीं लिखा कि भारत माता की जय बोली जाए। तो जावेद अख्तर बोलते हैं, विनीत चौहान का वाक्य नहीं है ये। जावेद अख्तर ने कहा, ओवैसी साहब, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा कि तुम टोपी लगाओ और दाढ़ी रखो। कुछ चीजें संविधान में नहीं, दिल के संविधान में लिखी जाती है। वाह 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 वाह। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जिनको भारत की धरती से पहुंचे दक्षिण तक आपकी तालियां, नाम न लूं शायद थप्पड़ की तरह पहुंच जाए उनके पास। जिनको भारत की धरती से कहीं तलक भी प्यार नहीं, उनको भारत में रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। उनको भारत में रहने का, किसकी बात करते हैं आप? भारत माता की बकवास करते हैं। मेरे गर्दन पे भी छुरी रख दो तो मैं भारत माता की जय न बोलूंगा। मैं बुंदेलखंड की इस बलिदानी परंपरा के नाम केवल एक वाक्य बोलता हूं। मेरे साथ कितने लोग होंगे मुझे नहीं पता। हमारे गर्दन पर भी छुरी रख दो तो हम भरते दम तक भारत माता की जय बोलेंगे। वाह 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 वाह। जिसके गायन से माता की परतंत्र बेड़ियां टूट गई। आपको तमीज नहीं है, आप किस नारे के विरोध में बोल रहे हैं? जिसके गायन से माता की परतंत्र बेड़ियां टूट गई, जिसकी स्वर लहरी सुनने को सब स्वर्ग सीढ़ियां छूट गई। कुछ मक्कारों को वही गीत, पहुंचे मेरी आवाज बुलंद करिए, थोड़ा सा मैं गा रहा हूं। कुछ मक्कारों को वही गीत तिल भर भी रास नहीं आया। मक्कारों को लगता शायद माता का दूध नहीं आया। मक्कारों को लगता शायद माता का दूध नहीं आया। जो गीत सदा आजादी की दुल्हन की जय जयकार रहा, जो फांसी पर चढ़ते चढ़ते वीरों की रणहुंकार रहा, तुम उसी गीत को गा न सके। सचमुच कितने हठभागी हो, माता की छाती चीर गए तुम कुल कलंक कुलदागी हो। माता की छाती चीर गए तुम कुल कलंक कुलदागी हो। जो चले गए यह देश छोड़, उनसे न शिकायत कभी हमें। हमारी विचारधारा के लोग, हमारे वीर रस के कवि एक बात बोलते हैं, हम पाकिस्तान से वंदे मातरम गवा देंगे, भारत माता की जय। माफ करे सारे मूर्खतापूर्ण बातें, थोड़ा सा होश में बात करिएगा। 47 का विभाजन मजहब की दीवार पर खड़ा था सर। जिनको मजहब प्यारा था वो पाकिस्तान चले गए थे। हमें कोई हक नहीं जाता हम उनसे कहें कि तुम भारत माता की जय बोलो। लेकिन जो अब्दुल हमीद के बेटे, जो अब्दुल कलाम के वंशधर हिंदुस्तान में रह गए थे, उन लोगों ने तय कर लिया था कि हम मजहब को बड़ा नहीं मानेंगे, हम हिंदुस्तान को बड़ा मानेंगे। ये बात तो 47 में तय हो चुकी थी सर। फिर आज इन लोगों की भाषा क्यों बदलती है? मैं इस नमक हरामी पर कुछ बोलना चाहता हूं। जो चले गए यह देश छोड़, उनसे न शिकायत कभी हमें। मैं विनीत होता हूं। और अगली पंक्ति, मेरा चौहानी तेवर बाहर आए तो उसे जरा स्वागत में तालियां ऊपर उठे। मैं आकाश में उम्मीद करूंगा। जो चले गए यह देश छोड़, उनसे न शिकायत कभी हमें, पर तुमने इसको वतन कहा इसलिए, मैं ओवैसी से कहना चाहता हूं, पर तुमने इसको वतन कहा इसलिए मोहब्बत अभी हमें, वरना इस घटना पर तुमको। यदि ताली बजाओ तो इतनी बजाना कि हमारे कवि जो स्टेशन पहुंचे उन्हें पता लगे कवि अभी चल रहा है। जो चले गए यह देश छोड़, उनसे न शिकायत कभी हमें, पर तुमने इसको वतन कहा इसलिए मोहब्बत अभी हमें, वरना इस घटना पर तुमको हम बांट छांट भी सकते थे। जो भारत की जय गा न सकी वो जीभ काट भी सकते थे। जो भारत की जय, जो भारत की जय गा न सकी वो जीभ काट भी सकते थे। अच्छा होगा तुम बन हमीद। जय हो भारत माता की। अच्छा होता तुम बन हमीद, माता का कर चुका देते। यहाँ बैठेंगे सदिया कार्य बद्धा के संकल्पबद्ध लोग, मेरी स्वर में स्वर मिलाइएगा। अच्छा होता तुम बन हमीद, माता का कर चुका देते। इस राष्ट्रदेव के चरणों में तुम अपने शीश चढ़ा देते। हम भी चाहते हैं मरे अगर धरती की गोदी यही मिले, 100 बार स्वर्ग छिन जाए मगर माता की गोदी स्वर्ग छिन जाए मगर माता की गोदी यही मिले। 100 बार स्वर्ग छिन जाए मगर माता की गोदी यही मिले। मैं अपने बड़े बेटे के बड़े कुनबे से हूं तो अपने बड़े बेटे से थोड़ी सी शिकायत कर रहा हूं मैं। बड़ी उम्मीद है हमें आपसे, ऐसा ना हो कि लोग हमारा मजाक बनाएं कि तुम किसके लिए कहते थे, किसे बैठा दिया। मैं उन्हें याद दिला रहा हूं, मैं उस कुलवंश से हूं जिसने पृथ्वीराज चौहान को चंद्रवरदाई बनकर के कभी कहा था कि 4 बांस संग अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। मैं दिल्ली के चौहान को याद दिलाना चाहता हूं, तुम्हारी जरूरत आ पड़ी है, बहुत हो चुका मोदी जी। ये मोहन तुम्हारे, ये हिम्मत भी मैं ही कर रहा हूं, ये हिम्मत भी मैं ही कर रहा हूं। अभी तक किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ एक उंगली तो उठा दे। मैं अपने कुनबे के बड़े भाई की थोड़ा सा जेब पकड़ के पूछ रहा हूं, भैया ये कब करोगे? बहुत हो चुका मोदी। मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं कहां खड़ा हूं, क्या बोल रहा हूं।
यही मेरे कवि होने का निष्पक्ष प्रमाण है। वाह। और मुझे इतना हिम्मत देना कि बाद में मुझे डांट ना पड़े कि तुम्हें क्या करने बुलाया था, तुम क्या करके चले गए। बहुत हो चुका मोदी जी, ये मौन तुम्हारे खलते हैं, लाल आंधियों से भारत के झंडे निज दिन झलते हैं। बहुत हो चुका मोदी जी, ये मौन तुम्हारे खलते हैं, लाल आंधियों से भारत के झंडे निज दिन चलते हैं। देशद्रोहियों को थोड़ा सा, अब थोड़ा सा झटका दो, जो अफजल की राह चले वो लाल किले पर लटका वाह, दो। वाह, वाह, जो अफजल की राह चले वो लाल किले पर लटका दो। जो अफजल की राह चले वो लाल किले पर लटका दो। पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से। फिर एक सच पर आपके हस्ताक्षर चाहता हूं, आप साइन कर देंगे तो मैं इसे हिम्मत के साथ पढ़ सकूंगा। साजन ग्वालेपुरी जानते हैं, मैंने 16 बार मोदी जी के सामने कविताएं पढ़ी हैं। मुझे हिम्मत देना, इस बार 17वीं बार जब मैं पढ़ूं इसे, तो मैं इस लाइन को भी उनके सामने पढ़ सके, मुझे हिम्मत देना। बहुत हो चुका मोदी जी, ये मौन तुम्हारे खलते हैं, पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से। कश्मीर में आग लगी है आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी है आतंकी अंगारों से। बहुत हो चुका मोदी जी, ये मौन, पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से। पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से। कश्मीर में आग लगी है आतंकी अंगारों से। 56 इंची सीना है तो याद दिलाइए, मैं उस हनुमान को जामवंत बनकर याद दिला रहा हूं, आप याद दिला देंगे तो उसे याद भी आ जाएगा। 56 इंची सीना है तो उसका भी इजहार करो, गद्दारों के शीश काट दो, हार करो या पार करो। गद्दारों के शीश काट दो, हार करो या पार करो। गद्दारों के शीश काट दो, हार करो या पार करो।